क्यों अगर कोई ये कहे कि 40 की उम्र के बाद ना शरीर का मेटाबॉलिज्म असल में धीमा होता ही नहीं है। मतलब ये शायद फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफेद झूठ है जो दशकों से बेचा जा रहा है। बिल्कुल, और लोग इसे सच मानकर बैठ जाते हैं। हाँ, मतलब आमतौर पर 40 की उम्र को एक ढलान मान लिया जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे शरीर एक ऐसा स्मार्टफोन बन गया है जिसे अब सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना ही बंद हो गया है। हाँ, ये उपमा बहुत सही है ना? वो फोन टूटा नहीं है, उसकी स्क्रीन भी एकदम सही है, बस उसे सही सिग्नल नहीं मिल रहे हैं और वो धीमा हो गया है। आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, मेडिकल जर्नल्स और फिटनेस आर्टिकल्स का पूरा एक स्टैक पड़ा है। और इसमें जो जानकारी है ना, वो सच में आंखें खोलने वाली है। एकदम। और इन सभी स्रोतों का गहन विश्लेषण करने का हमारा सिर्फ एक ही मिशन है। हमें उन क्रूर और साइंटिफिक सच्चाइयों को बाहर निकालना है जो ये साबित करती हैं कि 40 की उम्र किसी भी इंसान के लिए एक्सपायरी डेट नहीं है, बल्कि ये तो एक हाफ टाइम है। और इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हुए ना जो सबसे पहली बात सामने आती है वो ये है कि समाज ने बहुत ही चालाकी से डैड बोर्ड को, मतलब बाहर निकले हुए पेट और हमेशा थके रहने की स्थिति को एकदम नॉर्मल और क्यूट बना दिया है। हाँ यार, आजकल तो इसी सामान्य मान लिया गया है। सही बात है, लेकिन अगर हम मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो बुढ़ापा या शारीरिक कमजोरी कोई बीमारी नहीं है, ये ना एक डिफॉल्ट मोड है। डिफॉल्ट मोड मतलब कैसे? देखिए, शरीर ना एक बहुत ही स्वार्थी और ऊर्जा बचाने वाली मशीन है। ये डिफॉल्ट मोड तब चालू होता है जब शरीर को ये लगना बंद हो जाता है कि इंसान को उसकी जरूरत भी है। अच्छा, मतलब अगर हम शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो? एग्जैक्टली। अगर शरीर को कोई चुनौती नहीं मिल रही है तो वो मान लेता है कि अब सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की कोई जंग बची ही नहीं है, और फिर वो खुद को समेटना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ी और गहराई से समझते हैं। सुनने वालों के लिए ये एक स्पष्ट चेतावनी है कि अगर आगे चलकर मेडिकल सिस्टम की दी हुई गोलियों पर जिंदा नहीं रहना है ना, तो शरीर के काम करने के तरीके को समझना ही होगा। बिल्कुल, और शुरुआत वहीं से करनी होगी। तो चलिए उस सबसे बड़े झूठ से शुरू करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि 40 के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया है। अगर विज्ञान ये चीख चीख कर कहता है कि 20 से 60 साल की उम्र तक मेटाबॉलिज्म प्राकृतिक रूप से धीमा नहीं होता, तो फिर असल में लोगों का वजन क्यों बढ़ने लगता है? विज्ञान का असली खेलना यहीं से शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद कभी धीमा नहीं होता, बल्कि लोग सार्कोपीनिया का शिकार हो जाते हैं। सार्कोपीनिया? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है मांसपेशियों की मौत। 30 की उम्र के बाद ना हर साल शरीर अपनी मांसपेशियां खोने लगता है अगर उन पर कोई भारी काम नहीं किया जा रहा है। ओहो, ये तो बहुत डरावना है। समस्या ये है ना कि लोग मांसपेशियों को सिर्फ ताकत या शीशे में अच्छी दिखने वाली चीज समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मांसपेशियां शरीर का असली मेटाबॉलिक इंजन है। यानी जहां कैलोरी जलती है। एकदम सही, ये वो भट्टी है जहां कैलोरी जलती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी गाड़ी का इंजन ही छोटा हो जाए लेकिन उसमें ईंधन यानी खाना उतना ही डाला जाए, तो वो ईंधन जलेगा कैसे? वो जलेगा नहीं, वो तो बस इकट्ठा होता रहेगा। बिल्कुल, वो फैट यानी चर्बी के रूप में जमा होने लगेगा। 40 के बाद होता ये है कि लोग आलसी हो जाते हैं, उनका हिलना डुलना कम हो जाता है, जिससे उनका इंजन छोटा हो जाता है और फिर वे अपनी धीमे मेटाबॉलिज्म को दोष देने लगते हैं। ये तो वही बात हो गई कि समाज कहता है 40 के बाद आराम करो, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट लो। मुझे तो ये ना उस गैरेज में खड़ी कार की तरह लगता है जो रोज चलने वाली कार से ज्यादा जल्दी जंग खा जाती है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे पास तो कसरत करने का समय नहीं है, तो विज्ञान इस बहाने को कैसे देखता है? समय नहीं है, ये इस पूरी रिसर्च स्टैक में सबसे ज्यादा खारिज किया गया बहाना है। अच्छा। हाँ, एक बहुत ही बढ़िया और प्रभावी वर्कआउट के लिए दिन के सिर्फ 45 मिनट चाहिए होते हैं। ये पूरे 24 घंटे का मात्र 3% हिस्सा है। सिर्फ 3%? बिल्कुल। जो इंसान अपने शरीर को दिन का 3% समय नहीं दे सकता ना, उसके शरीर में जंग लगना तय है। आज के समय में सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, यानी लगातार बैठना नई धूम्रपान की आदत बन गई है। हाँ, ये मैंने बहुत पढ़ा है आजकल। जब कोई व्यक्ति घंटों तक कुर्सी पर बैठता है ना, तो उसके शरीर का इंसुलिन रिस्पॉन्स एकदम गिर जाता है, रक्त संचार धीमा हो जाता है और उसकी मांसपेशियां सचमुच स्लीप मोड में चली जाती हैं। ये शरीर को अंदर से खोखला करने की प्रक्रिया है। वाह, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
अगर हम मान लें कि हमारा शरीर एक इंजन है और मांसपेशियां उस इंजन का आकार तय करती हैं, तो अब उस इंजन में डलने वाले ईंधन यानी खाने की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। ज्यादातर लोग ना खाने को सिर्फ स्वाद या मनोरंजन के लिए खाते हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद ये आर्टिकल्स बताते हैं कि खाना कोई मनोरंजन नहीं है बल्कि एक कोड है। बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो खाना सच में एक सॉफ्टवेयर कोड है। कोई भी इंसान जो भी निवाला खाता है ना, वो उसके डीएनए और हार्मोन्स को सीधा निर्देश देता है कि इस खाने से फैट बनाना है या मांसपेशी। मतलब हम हर निवाले के साथ शरीर को प्रोग्राम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। खाने के साथ जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस पूरे सॉफ्टवेयर कोड का सबसे अहम हिस्सा है प्रोटीन। प्रोटीन? हाँ, क्योंकि 40 के बाद शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। मैंने इस एनाबॉलिक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा पढ़ा है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? क्या शरीर अचानक से प्रोटीन को पहचानना ही बंद कर देता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे मांसपेशियों के कोशिकाओं के दरवाजे पे जंग लग गया हो। जंग लग गया है? हाँ, 20 की उम्र में क्या होता था, थोड़ा सा प्रोटीन भी इस दरवाजे को आसानी से खोलकर अंदर चला जाता था और मांसपेशियां बन जाती थीं। सही बात है, तब सब कुछ आसान लगता था। लेकिन 40 के बाद ना, उसी दरवाजे को खोलने के लिए शरीर को पहले से दोगुना प्रोटीन रूपी धक्का लगाना पड़ता है। इसीलिए 40 के बाद शरीर को पहले से कहीं ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। ओहो, अब समझ आया। और ये सिर्फ बाइसेप्स बनाने के लिए नहीं है। प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर्स को सही रखता है, हड्डियों को सहारा देता है और शरीर की इम्यूनिटी का निर्माण करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोटीन सबसे अच्छा कोड है, तो मीठा खाना बिल्कुल वैसा है जैसे अपने ही शरीर के सॉफ्टवेयर में कोई भयंकर वायरस डाल देना। बिल्कुल, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। चीनी को इन रिसर्च पेपर्स में एक तरह का बायोलॉजिकल जहर क्यों कहा गया है? क्योंकि चीनी और रिफाइंड कार्ब्स ना खून में सीधे इंसुलिन का ब्लास्ट करते हैं। इंसुलिन को शरीर का डिलीवरी ट्रक मान लीजिए। डिलीवरी ट्रक, ठीक है। जब कोई इंसान लगातार मीठा खाता है तो डिलीवरी ट्रकों की संख्या खून में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोशिकाएं उनके प्रति एकदम सुन्न हो जाती हैं। वो अपना दरवाजा ही बंद कर लेती हैं। और इसी को शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। एकदम सही, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब कोशिकाओं ने दरवाजा बंद कर लिया तो वो सारी की सारी चीनी और ऊर्जा सीधे पेट की चर्बी में जाके जमा हो जाती है, जिसे हम बेली फैट कहते हैं। वाओ। और आपको पता है, एल्जाइमर्स, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी 40 के बाद की ज्यादातर बीमारियों की जड़ यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये तो सच में डराने वाला है। और इसके साथ ना रिसर्च में इंसुलिन और कोर्टिसोल के खेल का भी जिक्र है। ऐसा लिखा है कि अगर कोई तनाव में है तो मीठा खाना और भी खतरनाक हो जाता है। सही कहा ना मैंने? ये तो एक बहुत ही घातक संयोजन है। देखिए, कोर्टिसोल शरीर का सर्वाइवल और स्ट्रेस हार्मोन है। जब कोई तनाव में होता है तो कोर्टिसोल शरीर को सिग्नल देता है कि भाई हम खतरे में हैं, सारी ऊर्जा को स्टोर कर लो। अच्छा, शरीर को लगता है कि कोई हमला होने वाला है। हाँ, और उसी वक्त अगर कोई मीठा या जंक फूड खा लेता है तो इंसुलिन उस ऊर्जा को लेकर आता है। तनाव मतलब खतरा और चीनी मतलब ऊर्जा। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं ना, तो शरीर में फैट जमा करने का एक बायोलॉजिकल न्यूक्लियर बम फटता है। न्यूक्लियर बम? बाप रे। बिल्कुल। इसीलिए तनाव में आकर खाना या स्ट्रेस ईटिंग सबसे खतरनाक आदत है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फिटनेस का जो 80-20 का नियम है वो कोई कहावत नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा विज्ञान है। 80% काम किचन में होता है। और शराब के बारे में जो डेटा मैंने पढ़ा वो तो और भी डराने वाला है। शराब के मामले में तो कोई इंसान जिम में कितनी भी मेहनत कर ले, वो एक खराब डाइट की भरपाई कर ही नहीं सकता। हाँ, वो खाली कैलोरीज वाली बात ना। ये सिर्फ खाली कैलोरी नहीं है। शराब ना कोशिकाओं के स्तर पर तबाही मचाती है। ये टेस्टोस्टेरोन को गिराती है, मांसपेशियों की रिकवरी को रोकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पेट के माइक्रोबायोम को पूरी तरह से खत्म कर देती है। पेट का माइक्रोबायोम, जिसे अक्सर गट हेल्थ भी कहा जाता है, हमारे आर्टिकल्स बताते हैं कि हमारी 70% इम्यूनिटी हमारे पेट के बैक्टीरिया से आती है। यानी हमारा पेट अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बहुत ही नाजुक है। अनप्रोसेस्ड होल फूड्स यानी असली और बिना मिलावट का खाना और फाइबर ही वो खाना है जो पेट के इन अच्छे बैक्टीरिया को जिंदा रखता है, जो पैकेट्स में नहीं आता। एग्जैक्टली। अगर किसी इंसान का गट हेल्थ खराब है ना, तो उसका दिमाग कभी भी शांत और फोकस्ड रह ही नहीं सकता।
शरीर का पूरा इकोसिस्टम पेट से ही संचालित होता है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि इस इंजन में सही सॉफ्टवेयर कोड या ईंधन कैसे डालना है। अब बात करते हैं इस मेटाबॉलिक इंजन को असल में बड़ा करने की, यानी व्यायाम। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम है। लेकिन रिसर्च में सिर्फ ट्रेडमिल पर भागने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है भारी वजन उठाने की। ऐसा कहा गया है कि भारी वजन उठाना ग्रेविटी और बुढ़ापे के खिलाफ एक सीधा बगावत है। बिल्कुल, और ये बगावत जरूरी है। लेकिन यहाँ ना मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। क्या भारी वजन उठाने से 40 की उम्र में जोड़ों को यानी जॉइंट्स को नुकसान नहीं पहुंचता? बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस उम्र में भारी वजन उठाएंगे तो घुटने और कमर हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। ये डर बहुत ही आम है, लेकिन विज्ञान इसका एकदम उल्टा साबित करता है। इसे इंजरी फोबिया या चोट लगने का डर कहते हैं। अच्छा। सच ये है कि भारी वजन उठाना जोड़ों को खराब नहीं करता, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। विज्ञान का एक नियम है जिसे वॉल्फ्स लॉ कहते हैं। वॉल्फ्स लॉ, ये क्या होता है? इसके अनुसार ना हड्डियां उसी तनाव के हिसाब से खुद को ढालती हैं जो उन पर डाला जाता है। जब कोई व्यक्ति भारी लोहा उठाता है तो उसकी हड्डियां और जोड़ डेंस हो जाते हैं, मतलब बहुत घने और मजबूत। वाह, ये तो बहुत अलग बात है। जोड़ों में दर्द वजन उठाने से कभी नहीं आता। वो मांसपेशियों के कमजोर होने और शरीर के गलत पोस्चर से आता है। कमजोर रहना असल में भारी वजन उठाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो भारी वजन उठाना इंजन को बड़ा करने के लिए हो गया, लेकिन कार्डियो का क्या? हृदय की सेहत के लिए ना इस रिसर्च में ज़ोन 2 कार्डियो का बार बार जिक्र आता है। ज़ोन 2 कार्डियो वो स्थिति है जहां कोई व्यक्ति ऐसी गति पर जॉगिंग या साइकिल चला रहा हो कि वो हांफे बिना आराम से बातचीत कर सके। मतलब बहुत तेज नहीं भागना है? नहीं, एकदम स्थिर गति। ये शरीर में बहुत ही जादुई काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है, वो जो सेल्स के पावर हाउस होते हैं। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस हैं जहां ऊर्जा बनती है। भारी वजन उठाना अगर इंजन का आकार बढ़ाता है ना, तो ज़ोन 2 कार्डियो उस इंजन की क्षमता और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और इंजन को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का नियम लागू होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछले 1 साल से जिम में सिर्फ 10 किलो का डंबल ही उठा रहा है, तो क्या वो अपना समय बर्बाद कर रहा है? एकदम समय बर्बाद कर रहा है। शरीर ना एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। वो बहुत जल्दी किसी भी काम के अनुकूल हो जाता है। उसे आदत पड़ जाती है। हाँ, अगर उसे रोज एक ही चुनौती मिलेगी तो वो खुद को बदलना बंद कर देगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है हर कुछ हफ्तों में थोड़ा ज्यादा वजन उठाना या ज्यादा रेपिटेशंस लगाना। हमेशा कुछ नया करना होगा। शरीर को लगातार एक नया तनाव देना पड़ता है, और इसी तनाव के साथ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को जगाना भी बहुत अहम है। फास्ट ट्विच फाइबर्स, क्या ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं होते हैं? आम इंसान के लिए स्प्रिंट्स लगाना या तेजी से कूदना क्यों जरूरी है? ये समझना बहुत जरूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान सबसे पहले अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी रफ्तार और विस्फोटक क्षमता खोता है। अच्छा, वो फुर्ती चली जाती है। हाँ, फास्ट ट्विच फाइबर्स वे मांसपेशियां हैं जो अचानक प्रतिक्रिया देने का काम करती हैं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चलते हुए अचानक फिसल जाता है ना, तो उसे गिरने से बचाने और तुरंत संतुलन बनाने का काम यही फास्ट ट्विच फाइबर्स करते हैं। मतलब ये हमें गिरने से बचाते हैं? बिल्कुल, अगर ये कमजोर हो जाएं तो इंसान गिरकर अपनी हड्डी तुड़वा लेता है। इसलिए ताकत के साथ साथ रफ्तार और शरीर में पानी जैसा लचीलापन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान मजबूत है लेकिन मुड़ नहीं सकता, तो वो एक सूखी लकड़ी की तरह है जो जरा से दबाव पर टूट जाएगी। वाह, सूखी लकड़ी। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जिम में भारी वजन उठाकर हमने मांसपेशियों को तोड़ दिया, स्प्रिंट्स लगाकर हमने उन्हें थका दिया, लेकिन ये मांसपेशियां बनती कहाँ हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं से हमारी रिसर्च, रिकवरी और हार्मोन्स की तरफ मुड़ती है। मुझे ना उपवास यानी फास्टिंग की पूरी प्रक्रिया की एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी समझ आई इस डेटा से। अच्छा, कौन सी? उपवास करना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े ऑफिस के बंद होने के बाद रात के सन्नाटे में सफाई कर्मचारियों की टीम को अंदर भेजना, ताकि वो दिन भर का सारा कचरा साफ कर सकें। ये तो ऑटोफेगी को समझने का सबसे सटीक तरीका है। ऑटोफेगी? हाँ, जब कोई व्यक्ति 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, तो शरीर का इंसुलिन एकदम गिर जाता है और शरीर सर्वाइवल मोड के एक अलग ही चरण में चला जाता है, जहां उसे खाना नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बाहर से कोई ऊर्जा नहीं आ रही होती,
इसलिए शरीर अंदर ही अंदर एक गहरी सफाई यानी डीप क्लीनिंग शुरू करता है। वो अपने ही पुराने, बीमार और कैंसरस सेल्स को खाने लगता है और उनकी जगह नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। वाओ, ये तो जादू की तरह है। ये शरीर का अपना इनबिल्ट रिपेयर सिस्टम है जो तभी काम करता है जब पेट खाली हो। और इस रिपेयर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी नींद। आर्टिकल्स में साफ लिखा है कि नींद शरीर के लिए सबसे बड़े प्राकृतिक स्टीरॉयड की तरह काम करती है। विज्ञान इस बात पर पूरी तरह एकमत है कि गहरी नींद के बिना कोई रिकवरी हो ही नहीं सकती। इंसान का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन केवल गहरी नींद के चरणों में ही निकलता है। ये वही हार्मोन है ना जो हमें जवान रखता है और शरीर को जवान रखता है। अगर कोई इंसान भारी कसरत कर रहा है, बेहतरीन डाइट ले रहा है, लेकिन रात में 7-8 घंटे की गहरी नींद नहीं ले रहा है ना, तो वो बस एक टूटी हुई इमारत पर पेंट करने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है। रिसर्च में ना एक और नया शब्द उभर कर आता है, हॉर्मेसिस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि थोड़ा सा जानबूझकर डाला गया तनाव शरीर को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे एक ताकतवर मशीन बना देता है। हॉर्मेसिस का सिद्धांत ये है कि जो चीज आपको मारती नहीं, वो आपको मजबूत बनाती है। ठंडे पानी से नहाना, भारी वजन उठाना या लंबे समय तक भूखा रहना, ये सब तनाव हैं। हाँ, ये सब शरीर पर बहुत ही नियंत्रण तरीके से डाला गया तनाव है। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से ये तनाव शरीर को देता है ना, तो शरीर भविष्य के किसी भी बड़े खतरे से निपटने के लिए खुद को और अधिक लचीला और सख्त बना लेता है। ये एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये सब शुरू करता है तो वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो भावनाओं में बहकर सिर्फ वजन मापने वाली मशीन पर नजर रखता है। अगर मशीन पर नंबर नहीं गिरता तो वो निराश हो जाता है। वजन की मशीन तो सबसे बड़ा धोखा है। जब कोई व्यक्ति सही डाइट और कसरत करता है तो उसकी चर्बी कम हो रही होती है और मांसपेशियां बढ़ रही होती है। मशीन ये अंतर बता ही नहीं सकती। हाँ, मशीन को तो बस कुल वजन पता है। बिल्कुल। एक स्मार्ट व्यक्ति अपने शरीर का ऑडिट करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कंपनी का ऑडिट होता है। उसे मशीन को नजरअंदाज करके शीशे को अपना पैमाना बनाना चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है, और उसे अपने जिम के डेटा को ट्रैक करना चाहिए कि क्या आज उसने पिछले हफ्ते से ज्यादा वजन उठाया। ये डेटा ही असली सच बताता है। और इस डेटा के साथ एक छोटी सी बायोलॉजिकल प्रक्रिया भी जुड़ी है जिसे हम पूरे दिन इग्नोर करते हैं, हमारी सांसें। आर्टिकल्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग ठीक से सांस लेना ही भूल गए हैं। हम सीने से छोटी छोटी सांसें लेते हैं। ये कैसे नुकसान पहुंचाता है? सीने से ली जाने वाली उथली सांसें न सीधे नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देती हैं कि इंसान किसी खतरे में है, जिससे कोर्टिसोल का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। मतलब शरीर को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, इसके विपरीत पेट से सांस लेना यानी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। ये शरीर को शांत करती है, तनाव हार्मोन को कम करती है और हर कोशिका तक ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचाती है। ये रिकवरी का सबसे बुनियादी हिस्सा है। तो ये सारी जानकारी, ये पूरा डीप डाइव एक बात तो शीशे की तरह साफ कर देता है कि 40 के बाद की फिटनेस कोई 30 या 90 दिन का चैलेंज नहीं है जहां आप क्रैश डाइट करके कुछ किलो कम कर लें। ये एक लंबा खेल है, एक लॉन्ग गेम। ये असल में एक आइडेंटिटी शिफ्ट का खेल है। इंसान को खुद से ये कहना बंद करना होगा कि मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर क्या कहना होगा? तो जंक फूड छोड़ना या जिम जाना उसे कोई सजा नहीं लगती, उसका डिफॉल्ट नेचर बन जाता है। वाओ, ये माइंडसेट का खेल है। जिम कोई सजा की जगह नहीं, बल्कि एक आयरन टेम्पल यानी लोहे का मंदिर बन जाना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां अहंकार को बाहर छोड़कर सिर्फ अनुशासन के जरिए खुद को रोज बेहतर बनाया जाता है। और ये सब सिर्फ शीशे के सामने अच्छे बाइसेप्स दिखाने के लिए नहीं है। ये 80 साल की उम्र में अपनी आजादी तय करने के लिए है। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि 80 की उम्र में किसी को अपनी ही कुर्सी से उठने के लिए सहारे की जरूरत ना पड़े। फिटनेस ना इंसान को बॉडी ऑटोनॉमी देती है, यानी अपने शरीर पर पूर्ण एकाधिकार। बिल्कुल। 40 की उम्र के बाद असली आजादी यही तो है कि शरीर किसी बीमारी या कमजोरी का गुलाम न बने। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि हमारा शरीर केवल उन सिग्नल्स और तनावों का गुलाम है जो हम उसे देते हैं। उसे जंग खाने के लिए छोड़ेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे सही कोड, सही तनाव और सही रिकवरी देंगे तो वो 40 के बाद भी फिर से जवान हो सकता है। एकदम सही बात है। और यहीं पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर उस स्मार्टफोन की तरह है जिसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड और ऑटोफैगिंग के जरिए हैक करके फिर से तेज और नया किया जा सकता है,
तो क्या यही विज्ञान हमारे दिमाग पर लागू नहीं होता? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी याददाश्त और दिमागी क्षमता को भी ठीक इसी तरह किसी मानसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के जरिए हैक कर सकते हैं? क्या उम्र के साथ दिमाग का सुस्त होना भी सिर्फ एक ऐसा ही झूठ है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए उस लोहे के मंदिर में जाइए और अपने शरीर को वो अपडेट दीजिए जिसका वो पिछले 40 सालों से इंतजार कर रहा है।